हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सी एन नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और एज यू ऑल नो कि हमने ऑलरेडी सीए इंटर रिलेटेड मई 25 के लिए लाइन बाय लाइन आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस ला रहे हैं। हमने ऑलरेडी अकाउंट्स, ऑडिट, कॉस्ट के आपको रिवीजन के लिए जो रोड मैप तैयार करने हैं लास्ट 1 मंथ के लिए, वो अब फ्रेम करके दे दिया। अब जितने भी बच्चे एक ग्रुप दे रहे हैं, दोनों ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप 2 को कैसे पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी ये सारा बात हमारे 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 क्लास में बताया है। सर कब बताया? जब आप क्लासेस करते हो उस दौरान हमने हर एक टाइम पे आपको कब क्या करना है वो तो बताया है। बट क्या होता है सर, कई बच्चे जो हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमें एक गाइडेंस चाहिए, लास्ट मोमेंट पे हमें एक रिवीजन प्लान चाहिए। तो क्या होता है, ये रिवीजन प्लान लोग तो बोल देते हैं ऐसे ऐसे कर लो, 10 दिन ये कर लो, 15 दिन ये कर लेना। बट क्या होता है ना दोस्त, सबका स्ट्रेटजी सेम हो जरूरी नहीं है, सबका एक्सीलेंस लेवल सेम हो जरूरी नहीं है, सबका कमांड विद द सब्जेक्ट सेम हो जरूरी नहीं है। तो मैं जो समझता हूं वो है कि हम जनरल बातें ही कर सकते हैं स्टैंडर्ड वे में, और अगर स्पेसिफिक वे में बात करनी है तो इट कैन ओनली बी कस्टमाइज्ड, इट कैन नेवर बी स्टैंडर्डाइज्ड। और उसी को लेके मैंने पिछले वीडियो कॉस्ट में शुरू का 5 मिनट आपको बड़ा बखूबी तरीके से, अगर आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं, तो क्या करना है, कैसे फोकस करना है किस चीज में, उस बारे में बात किया। अब मैं बात करने वाला हूं आज इस वीडियो में एफएम को लेके और एसएम को लेके। तो अगर आपको पूरा ग्रुप 2 ग्रुप 1 मिला के क्या बात है 5 मिनट में समझना है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड वे आउट क्या होना चाहिए, ग्रुप 2 को स्पेसिफिकली समझना है, तो आप प्लीज कॉस्टिंग के भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारा आपको इसके साथ साथ कॉस्टिंग का भी रोड मैप वाला वीडियो मिल जाएगा हमारे ही यूट्यूब चैनल पे। एफएम के रोड मैप का अगर बात करूं तो रिवीजन को लेके जो मेन बातें हैं ध्यान रखनी है, प्लीज ध्यान से सुनना, ये बहुत काम आने वाला है आपको और आपके दोस्तों को भी। कि भैया कंसेप्चुअल क्लैरिटी चैप्टर वाइज बांट लेना, चाहे वो गुड हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो बैड हो। मैं बैड बोल के कुछ बोलता नहीं हूँ, जो भी है एवरेज बैड एक ही है अपने लिए, और जो गुड है वो गुड है अपने लिए। मेरे पास ज़्यादा कैटेगरीज नहीं है टू आइडेंटिफाई दी चैप्टर्स, बट लेट मी डिकोड फॉर यू कि एफएम में देर आर वेरी लिमिटेड चैप्टर्स। वी नो देर आर ओनली लिटरली 9 चैप्टर जिस पे काम करने, और वो भी 9 चैप्टर्स में कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो एग्जाम्स में ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे पूछे जाते हैं। जैसे सबसे बेस्ट फंडा है हमारा कैश मैनेजमेंट, हमारा मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये तीनों चैप्टर से एक चैप्टर आना, या हाईएस्ट कभी कभी दूसरा चैप्टर को कोई 2-3 नंबर एमसीक्यू में पूछ लेना, बस दैट्स इट, यही करते हैं वो लोग। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिवीजन भी उस पैटर्न से होना चाहिए कि हम फोकस उस बात पे करें जो ज्यादातर एग्जाम में आता है, लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, बहुत छोटा चैप्टर, इजी टू अर्न मार्क्स। एंड वैसे ही लेवरेज, रेशियोज, लेवरेज करने के बाद तुरंत रेशियोज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे चैप्टर्स करने के बाद आप चाहो तो अपना वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट टेकअप कर सकते हो, एंड देन कैपिटल बजटिंग। तो ये जो पूरा मैंने सिनेरियो आपके आगे प्रस्तुत किया है, आपको पेपर भी इस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपको एग्जाम में भी इस तरीके से ही मार्क करना चाहिए कौन से क्वेश्चन कब आ रहे। अब बात करते हैं सर, मान लीजिए सर हमारा जो गुड चैप्टर है हमने इकट्ठा कर लिया, और हमारा जो टफ चैप्टर है अच्छा नहीं है, हमें थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना, उसको अलग कर दिया। तो रिवाइज करना है हमें सबसे पहले गुड चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट से। मतलब सिंस वो हमारा अच्छा है तो हमने क्लास के दौरान ही उसको बहुत अच्छे से कर रखा होगा। तो क्लास का नोट जिस ऑर्डर में चल रहा था और क्लास के कॉपी खुलने से ही हमें जो कंफर्ट जोन आता है वो बेस्ट है। तो अपने ही नोट्स, अपने ही कॉपी, अपने ही टीचर के बुक को देखना या कॉपी को देखना इज द बेस्ट थिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें उस पर्टिकुलर चीज का रिवीजन सुनना है एक बार आपसे, तो मेरा ऑलरेडी मैराथन फॉर न्यू सिलेबस 2023 ऑनवर्ड्स के लिए जो न्यू सिलेबस है, मतलब सिलेबस 2023 विच वाज एप्लीकेबल फॉर May 24, May एंड दिस January 25 एंड अपकमिंग May 25, तो वो अपलोडेड है आपके लिए। प्लीज उसको जरूर से देखिएगा चैप्टर वाइज, ताकि आपको वो इंसाइट मिल सके कि हाँ हमें स्टार्ट कैसे करना है कोई चैप्टर का बात। प्रैक्टिस करने के लिए स्टार सम्स अगर अपने किताब के आपने मार्क करके रखे हैं, जैसे मैं अपने बुक में आपको ऑलरेडी मार्क करवाता हूँ, बनाता हूँ कि कितना आपको सेल्फ प्रैक्टिस 1-2 में करना है, वैसे ही आपको भी आपके भी दिए गए कोई ना कोई बुकलेट में स्टार सम्स होंगे, नहीं है तो आपने बनाए होंगे गुड सम्स टू सी बिफोर एग्जाम्स वैसे करके।
तो वो सारे सम्स आपको जरूर से जरूर लास्ट महीने में प्रैक्टिस करने। और एफएम का खास बात ये है कि सम्स ज्यादा हो सकता है उतने ही टाइम में जितने टाइम में आप कॉस्ट अकाउंट्स प्रैक्टिस करते हो, बिकॉज दे द साइज ऑफ द सम्स, the pattern of the sums, the writing part of the sums, the solving part of the sums is smaller than the cost and accounting course. तो उसके लिए आप जितने टाइम में आप अकाउंट्स कॉस्ट के 2 सम्स बनाते हो, 3 सम्स बनाते हो, आप यहाँ के 5 सम्स बना लोगे। तो उस चीज पे फोकस करके आप फटाफट ज्यादा सम्स करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एफएम कंटेन्स ऑफ वैरायटी एंड आई विल से लेस ऑफ फॉर्मेट। अब बात आता है सर, कर तो लिए, अब बताइए आप सर और कोई किताब जिससे हमें बनाना चाहिए? तो यस, योर क्वेश्चनएयर जो मैंने आपको अपने तरफ से दिया है वही मैराथन के समय में वो क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए, उसके जितने क्वेश्चंस होता है बना लीजिए। मैं बता रहा हूं उसके बाद आपको डर नहीं लगेगा एग्जाम हॉल में, मेरी गारंटी है, मतलब है वरना हम नहीं लेते आपसे गारंटी। अब बात आता है सर, अगर हम कुछ क्वेश्चंस बाद में भी देखना चाहते हैं और हमें लगता है ये क्वेश्चंस फाइनल क्रीम्ड क्वेश्चन है जो हमें एक दिन पहले भी देखना है एग्जाम के, तो मैं बता दूं May 25 के लिए एक बहुत सोने पे सुहागा बात आया कि आपको इस एग्जाम के लिए, एफएम एसएम एग्जाम के लिए, लास्ट एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा 1 डे टू रिवाइज मिल रहा है। यानी आपके पास जो 6 दिन एग्जाम्स होते हैं आपके, वो हर ऑल्टरनेटिव दिन होते हैं। तो आप अकाउंट्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, 4 दिन दे देते हो अपना, बट फिर लॉ, टैक्स, कॉस्ट, ऑडिट के लिए आपके पास एक एक दिन का गैप रहता है बीच में। बट एफएमएसएम से पहले आपको 2 दिन का गैप मिलेगा, तो यू कैन चैनलाइज योर क्वेश्चंस प्रॉपर्ली इन दैट टाइम, तो यू डोंट नीड टू रश टू मच एंड यू कैन प्रैक्टिस दैट प्रॉपर्ली। अब बात आता है सर, जो वो एवरेज और हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर्स था उसका क्या करे? तो उसका तो देखो दोस्त, मैराथन पक्का से देखना, अगर लग रहा है कॉपी नोट से नहीं हो पा रहा है, और प्रैक्टिस सिर्फ कर लेना एक बार मैराथन क्वेश्चन, ताकि यदि उसके सवाल आए तो उतने ही क्वेश्चंस करके जाने से भी हमारा अगर एग्जाम में बनना होगा तो बन जाएगा। बट सर एफएम को लेके ऐसा है ना, देर आर ओनली 3 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड, और उसमें भी 1 इज कंपल्सरी, 2 क्वेश्चंस आपको 2, 3, 4 में करने होते हैं। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है वो पूरा थ्योरी होता है, जो कि एफएम में लोग तो बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करना चाहते, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारा एसएम ऑलरेडी थ्योरी है ना, आप पढ़ते हो क्योंकि वो इतना बड़ा है कि उसमें करना क्या क्या नहीं वो पता भी नहीं। फिर भी अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ एफएम थ्योरी दूंगा और आप वो भी पढ़ सकते हैं। बट अगर साइकोलॉजी देखा जाए तो आईसीआई का द सम्स पैटर्न आर वेरी सिंपल, वेरी इजी टू डिकोड, कि इसके साथ इसका क्वेश्चन आ रहा है, 7-7 नंबर का इन्होंने इतने क्वेश्चंस दिए हैं, तो हर चैप्टर के एक पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा मार्क कर लीजिएगा आप वैसे चैप्टर जो आपको लगते हैं आपको प्रैक्टिस करने, और उसमें से कुछ 50% चैप्टर प्लीज मार्क कर लीजिएगा जो आपको एग्जाम से पहले देखने चाहिए। अब बात आया सर रिसोर्सेस प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे मैंने पहले बोला स्टार सम्स ऑफ योर ट्यूशन मैट या आईसीआई मैट और मैराथन के क्वेश्चन है। इसके अलावा रिसेंट 3 आरटीपीज और 2 से 3 एमटीपीज के जितने क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट आपको हमारे किताब में मिल जाएंगे। बट बाई चांस कुछ 10% नहीं मिल रहे हैं, 15% नहीं मिल रहे हैं, वो अलग से बना लीजिएगा। बात आया 3 पास्ट ईयर पेपर्स का, तो ये तो पक्का बैठ के सॉल्व करना है, वेरी लेस टाइम में आपसे सॉल्व हो जाएगा। सर क्या हमें चैप्टर वाइज ये सब सॉल्व करना है? मैं बोलूंगा ये लास्ट वाला 3 पेपर आपको चैप्टर वाइज नहीं फुल फ्लेजेड चलना है, ठीक है। बात करते हैं एसएम को लेके। एसएम सिंस एक थ्योरी पेपर होता है और लोग ऑडिट ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होते हैं, तो उनको एक वो जो डलनेस रहता है ना मन में, अरे यार और थ्योरी और पढ़ना पड़ेगा और प्लस लास्ट एग्जाम, तो people generally neglect this part, and even during the classes also people neglect this part because of the fact कि ये बहुत छोटा है और लोग एफएम को लेके इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एग्जाम से पहले कि अरे यार वहीं तो पास हो जाएंगे। बट आप समझ नहीं रहे हो दोस्त, एग्रीगेट निकालते वक्त मैंने इस बार जनवरी 25 के बच्चों को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा। क्या प्रॉब्लम होता है कि एफएम में तो नंबर बहुत अच्छा आ जाता है, बट एसएम में नंबर ना अच्छा आने के कारण आपका जो एग्जामिनेशन स्कोर है एफएम का वो रुक जाता है, वो आपका 55, 54, 53, 52 या 56, 57 में रुक जाएगा। और उस कारण से भगवान ना करे बट कभी एग्रीगेट का चक्कर पड़ जाता है, क्योंकि ऑडिट इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू प्रेडिक्ट कि हम क्या अटेम्प्ट करके कितना मार्क्स कहाँ स्कोर कर सकते हैं। इवन लोग जो
बाई चांस ऑडिट में फेल हो जाते हैं कि भैया मैं तो अपना पेपर दे के आया बट मुझे पता था मैं क्या लिखा हूँ, मैंने ठीक से प्रिपेयर ही नहीं किया, बट मेरा एफएम बहुत स्ट्रांग था, मेरा कॉस्ट बहुत स्ट्रांग था, मैं उसमें एग्जामेशन लाना चाहता हूँ, तो वो कॉस्ट में तो फिर भी ले आते हैं, बट एफएम एसएम में ड्यू टू एसएम उनका एग्जामेशन मिस आउट होता है। और वो मैंने पिछले टर्म के जनवरी रिजल्ट्स में बहुत देखा कि लोग ऑडिट में फेल है, कॉस्ट में 87 है, एफएम में 56 है। क्यों? क्योंकि एसएम वाला पार्ट भी नेग्लेक्ट किया गया। इवन देखा जाए तो आगे बढ़े, अगर एकदम आगे बढ़े तो मैं जब पेपर्स देखता हूँ लोगों का, तो कई लोग का ऑडिट भी नहीं हुआ हुआ है, बट ऑडिट के अलावा बाकी दोनों पेपर कर लेते हैं, वो मतलब एग्जामेशन आ जाता है उनका। बट देखा जाए तो एसएम को अगर प्रायोरिटी में नहीं दोगे तो बहुत दिक्कत होगा। तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए सर? ऑर्डर ऑफ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस 5 ही चैप्टर है, नंबर 1। नंबर 2, वे आउट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिवाइज कैसे करें, क्योंकि द थिंग इज अगेन, क्या रट्टा मार ले सर पूरा, क्या हमें एकदम याद होना चाहिए वर्ड टू वर्ड, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले चैप्टर का ऑर्डर मैं बोलूंगा आपको, आप पहला चैप्टर रिवीजन के समय पीछे रखिए और कोशिश कीजिए कि आप शुरुआत में जो फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से रिवीजन करें। लाइक चैप्टर 2-3 जिसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर बातचीत की गई है, उधर फोकस कीजिए। फिर आप वो फॉर्मुलेशन के ऊपर फोकस कीजिए, फिर आप वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस कीजिए। और अगर लगता है आपको कि कहीं जाके आपका बहुत ज़्यादा वो टेक्निकल चीज़ आ गया, जैसे 4 और 5 में ना काफ़ी ज़्यादा वो वैरायटी ऑफ पैटर्न्स, मेट्रिसेस वगैरह है, तो अगर आपको बीच में ब्रेक लेना है तो 4 और 5 के बीच में या 5 और 4 के बीच में आप चैप्टर नंबर 1 डाल सकते हैं, ताकि आपका वो जो पैटर्न ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ मेट्रिसेस हो, कुछ फॉर्म्स हो, कुछ आप समझ लो पर्टिकुलर किसी का आपका एनालिसिस हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मतलब बीसीजी का मैट्रिक्स हो, मैकेंजी 7S हो, चाहे आपके लिए एनसॉफ मैट्रिक्स हो, चाहे आपके लिए जितना भी पॉटर्स 5 फोर्सेस हो, हर एक को अगर आपको तोड़ना है तो उस हिसाब से तोड़ के पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है। जैसे ही इसको पढ़ोगे, मैंने एक वर्ड बोला पढ़ोगे, आप क्या सोचते हो पता है? लर्न करेंगे। यू कैन नेवर लर्न दीज मच थिंग्स, एंड लर्न करके माथा में रखना उस दिन तक बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से थॉरो रीडिंग दीजिए। जैसे घर पे हम कभी भी कुछ चीज़ पढ़ते हैं रेगुलरली, तो वो ऑटोमेटिकली हमें होता है ना, हमारे माइंड में उसका लिरिक्स पीछे 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 आता रहता है, क्योंकि इतने बार सुन लिए, इतने बार बोल लिए, तो याद हो गया, जबकि हमने उसको याद करने का कोशिश नहीं किया। तो ये जो पर्टिकुलर कहानी है ये रीडिंग के साथ ही स्टार्ट होगी। और मेरी जो कोर रीडिंग की किताब है, आई एम टेलिंग यू इट्स मार्वलस, इफ यू रीड दैट यू विल अंडरस्टैंड द फैक्ट कि वो पूरा बुक पढ़ने के कारण आपको अल्टीमेटली कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा और आपने सारा टॉपिक कवर कर लिए होंगे। और उसको इतने बार रीड कर लीजिए कि एटलीस्ट आपको लर्न नहीं तो 2 बार रीडिंग कंप्लीट हो जाए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और जैसे ही आप रीड कर रहे हो, सेकंड रीडिंग करते वक्त अगर आपको लगता है ये कीवर्ड्स है जो हमारे आंसर्स में पक्के आने चाहिए, और उसके साथ साथ गलती क्या होता है, लोग अंदर के लाइंस सोचते हैं हम पूरा अपना मन से लिख लेंगे। अब मन से लिखने के बाद ऐसा है ना, सबका राइटिंग पैटर्न इंग्लिश सेम नहीं होता। सजेस्टेड आंसर में जो लिखे होते हैं उसके जो तरीके होते हैं लिखने के और आपके जो तरीके होते हैं उसमें जमीन आसमान नहीं सर, एकदम ही मैं क्या बताऊं आपको, अलग यूनिवर्स तक पहुंच जाता है, मीनिंग ही चेंज। और उस वजह से आप फिर बोलते हो सर नंबर क्यों कटा, मैंने तो कीवर्ड लिख के आए थे। तो मैं आपको बता दूं कीवर्ड के साथ इस बार जो मैंने पेपर्स में नोटिस किया लोगों के, जब मैंने चेक किया कि अगर आप एटलीस्ट एक लाइन जो सीए इंस्टीट्यूट के किताब में, जो मैंने अपने कोर रीडिंग किताब में डाले, जो कि स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे ज्यादा हाईलाइट कर रहा हो, होता ना एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोकस होता है उस लाइन पे कि इसमें ही सारे वो कीवर्ड्स थे, वापस से इस लाइन ने ही उस पूरे वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया था, उसके बाद ऊपर नीचे एग्जाम्पल या बातचीत को इधर उधर किया हुआ है, तो आप एटलीस्ट वो एक लाइन तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाइए कि वो लाइन तो हमारे आंसर में आना चाहिए। अब उस लाइन में अगर आपका इज आर बन गया, कॉमा कहीं और पड़ गया तो चलेगा, बट वर्ड्स जो स्पेसिफिक थे, जो वो मीनिंग डिकोड करते हैं वो करिए, और उसी को अंडरलाइन करके आइए ना एग्जाम हॉल में, कि ध्यान भी वहां एकत्रित हो लोगों का। टीचर जो चेक कर रहा हो वो भी वहां देखे कि हाँ यार ये लाइन लिखा है, मतलब उसने मेन आंसर लिखा है, यानी अंदर का भी बात लिखा है। तो ये एक बात जो मैंने लोगों के मन में देखा कि सर हम कीवर्ड तो लिख के आते हैं फिर भी नंबर नहीं मिलता, तो यार ये एक अंदर का लाइन और अब चालू करो लिखना, क्यों नहीं? इतना तो कर ही सकते हैं सर, पूरा रट्टा नहीं मारे तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस चीज पे फोकस जरूर कीजिएगा, एक कंटेंट अंदर का लाइन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, उसको लेके जरूर फोकस कीजिएगा।
मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक किताब में अपना वाला ही, जैसे अभी अपने बात कर रहे थे कि सर एक बार ना आप हम लोग को भी आपके बुक का भी नज़ारा दिखा दो कि कैसे तरीके से आप वो काम करोगे हमारे लिए। से फॉर एग्जाम्पल मैं गया अपने किताब में, और अगर मैं अपना एसएम का बुक में जाऊं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चले गया, एंड दिस इज द क्वेश्चन बैंक, या दिस इज द क्वेश्चन बैंक। अगर मैं मेन बुक में जाऊं, यस, तो इसके अंदर से फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं कोई भी एक रैंडम टॉपिक में आपके लिए, हाँ लेट्स सिर्फ ये टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, ऐसे ही मेरे पन्ने जो खुले मैंने खोल लिए। अब बात आया सोशल मार्केटिंग बोल के एक टॉपिक है आपके टाइप्स ऑफ मार्केटिंग में। अब लोग बोलते हैं सर इसमें क्या लिखें, कैसे समझाए किसी को, तो देखिए उनके कीवर्ड्स भी मैं आपको बोलता हूं कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे तो एग्जांपल्स लिखे हुए रहते हैं नवीन क्लासेस को लेके ही, ताकि याद रहे आपको हर एक बात कि नवीन क्लासेस पे पढ़ा था सर, और नवीन क्लासेस ने अपना एग्जाम्पल इसमें डाल दिया। बच्चे बोलते हैं सर हमें केस बेस्ड सिनेरियो वाले एग्जाम्पल दीजिए जो रियल लाइफ में हो रहे हैं। अपने रियल लाइफ से तो पूरे डिटैच्ड है, आप हो पूरा सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, आपको पता ही नहीं बिजनेस वाइज दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप उससे जल्दी कनेक्ट नहीं करोगे, रेदर देन आप अपने जो इर्द गिर्द चल रहा है उससे जल्दी कनेक्ट करोगे। बीइंग योर बिग ब्रदर वी नो कि आप क्या चीज से जल्दी कनेक्ट करते हैं, और इस वजह से हम उसी बात को लेके आपको याद कराने का कोशिश करते हैं। इसके बाद की जो नॉलेजेस है जिसको आप बोलते हो कि सर नहीं हमें तो वो बाहर के नॉलेजेस भी चाहिए, वो तो क्लास के बीच में चलते ही रहते हैं, बट एज अ स्टूडेंट पहले ये सोचिए अभी याद कैसे कंप्लीट करें। दूसरा, एक्रोनिम्स, कई लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक वे में याद कर लेना कि कीवर्ड्स को कोई कहानी बना लेना, या कीवर्ड्स को ही कोई पैटर्न दे देना। मैं उसमें इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि मेरे को लगता है कि उसको याद करने के लिए फिर एक दिन देना पड़ता है, और आपको अगर आप वो 5 पॉइंट्स को इतना थॉरली समझ ले कि भाई जबरदस्ती का कोई कहानी नहीं बना के एटलीस्ट इस टॉपिक में क्यों वो 5 पॉइंट है, यस वी रिक्वायर दैट कि हाँ ये क्यों आया, अगर वो ही समझ ले तो काम खत्म, वी डोंट नीड टू लर्न देन। और उस वजह से मैं बोलता हूं कि उसको थ्योरी की तरह देखना ही नहीं चाहिए कि क्वेश्चन में याद आने से ये देखना है, नहीं, ये 5 वर्ड्स नहीं देखने, ये 5 लेटर्स नहीं देखने, कहानी नहीं समझनी है कोई दूसरे ही कहानी से, नो, आपको स्पेसिफिकली सिर्फ अपने ही तरीके से उसको जो नाम लिखा हुआ है उसके मीनिंग के हिसाब से उसके डिकोडिंग करने। कि हमें ये कैसे याद रहेगा कि ये 5 पॉइंट मेन थे, ये 5 पॉइंट इसलिए मेन थे क्योंकि ये जो टॉपिक है ना सर, बैरियर वाला पॉइंट या मार्केटिंग वाला पॉइंट, इसमें आज के डेट में हमने ये 4-5 मार्केटिंग देखी अपने ही आगे। जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं आजकल फीडबैक फॉर्म भरवा रहे हैं, गूगल में रेटिंग मांग रहा है, जोमेटो में रेटिंग मांग रहा है, अरे सर आप लोग रिव्यू करवाते हो हम लोग को, आप बोलते हो नीचे कमेंट डालो, तो ये जो पर्टिकुलर, अब कर भी देना लाइक और कमेंट जब बोल ही दिया तो ये जो पर्टिकुलर मार्केटिंग हम आपसे चाहते हैं, ये क्या आप निजी जिंदगी में नहीं देखते, तो उससे आप जल्दी पकड़ेंगे रेदर देन आप कोई एग्जाम्पल से। अब बात करते हैं कि मेन लाइन क्या लिखना था, तो ये देखिए यहां पे लाइन बनाया हुआ था मेरा कि सोशल आइडियाज कॉज प्रैक्टिस अमंग अ टारगेटेड ग्रुप टू ब्रिंग इन अ सोशल चेंज। ये वर्ड सोशल चेंज लिखना विद सोशल मार्केटिंग, एक टारगेट बनाना कि भैया एक ग्रुप बनाए हैं ताकि वो चेंज आ सके जो हमें रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर हम क्या आइडियाज, क्या कॉज, किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस ये 3-4 वर्ड आने। अब उसके बाद डिजाइनिंग बोलो, इम्प्लीमेंटेशन बोलो, कंट्रोल बोलो, सब लिखते हैं, बट ये सोशल चेंज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद एक एक एग्जाम्पल दिए हुए हर चीज में, और इसी को चेंज को लेके मैंने ये बात किया। ऑगमेंटेड मार्केटिंग, आप देख रहे हो एड ऑन मार्केटिंग को लेके वर्ड आना चाहिए एडिशनल कस्टमर सर्विस, ताकि आप बेनिफिट्स जो कि आप प्रोडक्ट के साथ ऑफर कर सकते हो अलग से उसके जितने कोर और एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफर हो रहे हैं, ये लाइन लिखना पड़ेगा। कोर एक्चुअल ऑफर्ड के अलावा जो आप एडिशनल सर्विसेज दे रहे हैं, अगर लिखोगे तब नंबर मिलेगा। अब आप बोलोगे ऑगमेंटेड के अंदर हमने कुछ भी लिख दिया चलेगा क्या सर, सीधा एग्जाम्पल लिख दिया मार्क्स तो मिलना चाहिए था ना सर, नहीं, नहीं मिलेगा। तो फोकस ऑन दीज थिंग्स। रैंडमली आई थॉट कि मेरे को आपको एक चीज दिखाना चाहिए और मैंने दिखा दिया। इसी तरीके से मेरे क्वेश्चन बैंक में भी पास्ट ईयर पेपर्स मैंने एक एक चीज क्लास में आपको कराया दोस्त, एंड आई थिंक अगर आप इस तरीके से करके जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आ जाइए अब हम चलते हैं आपके साथ वापस से नोट्स में कि क्या आप बोल रहे थे।
तो हाईलाइट करते करते अंदर का एक लाइन भी पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन बैंक को कैसे यूज करें सर। तो केस बेस्ड सिनेरियो के आंसर्स को देखते हुए आप जब केस बेस्ड सिनेरियो पढ़ रहे हो ना, तो पहला काम ये करना कि उस केस बेस्ड सिनेरियो से पहले क्वेश्चंस को देख लेना किसके ऊपर है। तो आपका दिमाग ना ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस माइंड ये बता देगा कि इस चैप्टर का इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो दिमाग में सिर्फ वही बातें घूमेंगी और फटाफट क्वेश्चंस के आंसर्स टिक हो जाएंगे, क्योंकि आप उस कंप्रिहेंसिव पैराग्राफ में ढूंढोगे भी सिर्फ वही चीज जो अब आपको खोजना है। बट अगर आप पढ़ने लग जाओगे तो आपको पता ही नहीं सर पाँव क्या है, कौन से चैप्टर से है, क्या पूछने वाला है। नीचे क्वेश्चंस देखने से वो इनसाइट मिल जाता है और वो थोड़ा नैरो डाउन कर देता है आपके थिंकिंग प्रोसेस को, विच वर्क्स अ लॉट, क्योंकि इससे आपका टाइम बचता है। अब जब आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या पीवाई की क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं बोलूंगा देख के ही लिखो, बट एक बार लिखो। इसलिए मैंने बोला सी एंड राइट। अगर लगता है देख के लिखना है देख के लिखो, एक बार पढ़ के लिखना है पढ़ के लिखो। दोनों में से दोनों काम कर ले रहे हो और लग रहा है नहीं हम मेरे कॉन्फिडेंस हम बिना देखे भी लिख लेंगे, तो वो भी कर लो, बट लिखो, एक बार लिखो। ये लिखने के बाद अगर लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको चाहिए तो वो मत लिखो, बट साइड साइड में एटलीस्ट उसके की पॉइंट्स और वही जो मैंने बोला एक एक लाइन वो साइड साइड में लिखते चलो, फटाफट फटाफट वाला चीज कि ये कीवर्ड्स के अंदर भी कीवर्ड्स क्या क्या आने चाहिए, ये हेडिंग के अंदर क्या 5 वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। ये करने के साथ साथ जब आप एमसीक्यू के मेरे बुकलेट को देखोगे जिसमें मैंने 9 से 10 क्वेश्चंस बेस्ट इकट्ठा किए और वो 10 क्वेश्चन यानी 10 इंटू 5 50 क्वेश्चन है, तो वो 10 केस बेस्ड सिनेरियो के क्वेश्चंस मैंने आपको बना के दिए। इंस्टीट्यूट ने भी अपना 25 या 24 पेज का 24 केस स्टडीज निकाले, जिसमें से वो 9 तो है ही और बाकी के भी जो पास्ट ईयर पेपर्स एमटीपी आरटीपी में आए हुए हैं वही इकट्ठा किए। तो उसमें भी जो अच्छे अच्छे मैं आपको फिर से कराऊंगा, बट वो 9 से 10 क्वेश्चन जरूर से जरूर मेरा करिएगा। यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जो मैंने जनवरी अटेम्प्ट के लिए एग्जाम से एक दिन पहले कंडक्ट करवाया था। तो प्लीज वो पर्टिकुलर वीडियो बेस्ट क्वेश्चन है जिससे आपको केस स्टडी को पढ़ना समझना किस तरीके से पैटर्न करना है। मैंने हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिकोड किया है कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, कैसे आपको रीड करना चाहिए। प्लीज वॉच दैट वीडियो मस्ट। अगर आपको लगता है एग्जाम से पहले नहीं अभी तो अभी, बट देखिए। इसके अलावा पेपर के लेवल्स पास्ट 3 टर्म्स में जो हुए हैं न्यू सिलेबस के हिसाब से, मैं एफएम और एसएम को लेके अगर सेग्रीगेट करूं या ना करूं तो मैं बोलूंगा कि भैया अगर सेग्रीगेट किया जाए तो एसएम कंपैरेटिवली एक टर्म में अच्छा आया था, 2 टर्म में बहुत आसान मतलब बहुत आसान। और एफएम का अगर बात करूं सिमिलरली तो कोई एक टर्म में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे बट बाकी 2 टर्म में आसान थे। तो एफएमएसएम को अगर मिला के बात करें तो 2 टर्म वाज इजी, 1 टर्म वाज स्टैंडर्ड, बट मिला के पेपर में ये लास्ट वाला टर्म वाज गुड इजी। उससे पहले वाले 2 टर्म में एक में एफएम टफ था एक में एसएम टफ था। अब बात करते हैं सर तो इन सब चीज से कैसे लड़े। मॉक टेस्ट दीजिए दोस्त, मॉक टेस्ट कम से कम 2 मॉक टेस्ट दीजिए। और लग रहा है नहीं सर एक तो देना ही है तो एक दीजिए। वी आर टेकिंग द मॉक टेस्ट फॉर यू एंड you can visit our website www.navinclasses.com and go for the website जो हमारे वेबसाइट में मॉक टेस्ट सीरीज है। मैं आपको बता रहा हूँ यू विल फील द चेंज, यू विल फील कि हमारा कैसे वो 10 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ गया जो हम आज तक सिर्फ सोचते थे कैसे लाना है। अगर आप वो करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो कि एफएमएसएम को लेके आपको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है अगले कुछ महीनों तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं आता, दिनों तक जब तक कुछ एग्जाम नहीं आता, या हफ्तों तक जब तक एग्जाम नहीं आता। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिविजन एंड बिफोर एग्जाम्स वी विल श्योरली मीट with the strategy of exams, guru gyans for exams, etc. Thank you so much everybody. Tata, bye bye.